ये गांव बहुत ही सुंदर था। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही मेहनती थे। लोग हंसी खुशी रहते थे। किसान दिन रात यहाँ खेती में मेहनत करता और अपना जीवन यापन करता। ये कहानी है रामपुर नामक गांव में रहने वाले रमेश की, जो कि बहुत ही मेहनती किसान था। रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। रमेश बहुत ही गरीब होने के कारण उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। अजी, सुनते हो? घर में कुछ खाने को नहीं है। आप कुछ अच्छा सा काम क्यों नहीं ढूंढते जिससे हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके? अपनी पत्नी की बात सुनकर रमेश बिना कुछ बोले काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। तभी रोड किनारे रमेश को उसका मित्र सुरेश दिखता है। अरे भाई सुरेश, बहुत दिनों बाद। और तेरा काम कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है। तू बता, इतना सूखा सूखा क्यों दिख रहा है? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर रमेश दुखी होते हुए बोला, भाई सुरेश, घर में कुछ खाने को नहीं है और कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है। रमेश सुरेश को अपने घर की स्थिति बताने लगता है। तभी सुरेश रमेश को एक सुझाव देता है। भाई, तुम एक काम करो, तुम गांव के जमींदार के पास जाओ। मैंने सुना है कि वो बहुत ही भला आदमी है। तुम्हें जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। सुरेश की बातों को सुनकर रमेश गांव के जमींदार के पास चला जाता है। कुछ देर बाद रमेश गांव के जमींदार के घर पहुंच जाता है, जहां जमींदार और उसका बेटा अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी रमेश वहां पहुंचकर जमींदार को सलाम करता है और अपना नाम बताता है। जमींदार साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं काम की तलाश में आपसे काम मांगने आया हूँ। आप जैसा काम देंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके आप मुझे काम पर रख लीजिए। रमेश को ऐसा गिड़गिड़ाता देख बगल में खड़ा जमींदार का छोटा बेटा बोला, पिताजी, मुझे तो ये शक्ल से चोर लगता है। क्या पता ये हमारे घर काम करने के बहाने चोरी करने आया हो। हम किसी को जाने बिना काम पर नहीं रख सकते। अपने बेटे की बात सुनकर जमींदार को भी रमेश पर शक हुआ और उसने रमेश को वहां से चले जाने को कहा। तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जमींदार जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया हूँ। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी बच्चे घर में भूखे होंगे। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। फिर रमेश दुखी होकर वहां से चला जाता है। लेकिन जमींदार को रमेश की बातों में कुछ सच्चाई लगती है। मम्मी, मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? बेटा, तेरे पापा आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो। रमेश अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था और फिर दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। शाम को रमेश काम ना मिलने के कारण घर के बाहर उदास बैठा था। दूसरी तरफ गांव में एक गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही थी। रात होने से गाड़ी के अंदर कोई नहीं दिख रहा था। तभी वो गाड़ी रमेश के घर के पास बंद हो गई। रमेश चौंकते हुए गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी के बाहर एक आदमी फोन पर किसी को जल्दी आने को कह रहा था। रमेश ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जमींदार था जिसके घर सुबह रमेश काम मांगने गया था। रमेश जमींदार को अपने घर के अंदर चलने को कहता है। रात बहुत हो चुकी थी। कुछ सोचने के बाद जमींदार रमेश के घर चला आता है और मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे बेइज्जत करके भगा दिया था और ये मुझे अपने घर में ठहरने को कह रहा है। जमींदार साहब, ये हमारा छोटा सा घर है। यहाँ आप आराम कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? और ये अंकल जी कौन है आपके साथ? तब रमेश बताता है, ये वही जमींदार हैं जिनके घर में आज सुबह काम मांगने गया था। इनकी गाड़ी खराब हो गई है तो मैंने इन्हें अपने घर बुला लिया। अंकल जी, मेरा प्रणाम। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मेरे बेटे को मैंने बोल दिया है, वो आकर गाड़ी बनाता ही होगा।
अगले बार आऊंगा तो पक्का। और रमेश, तुम कल से काम पर आ सकते हो। मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिताजी, गाड़ी बन गई, चलिए। रमेश, कल जल्दी आ जाना। मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर आऊंगा। देखा जी, भगवान ने हमारी सुन ली। जमींदार जी ने आपको नौकरी पर रख लिया। जैसा हम समझते थे वो वैसा नहीं है। उन्होंने आपको नौकरी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद रमेश और उसका परिवार हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगा।